So let's get started our continuing topic or a new topic called scope of operation research. अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्कोप, इसके पढ़ेंगे एरियाज. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग स्कोप से. स्कोप होता क्या है? एक एरिया जिसमें वो ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है. ऑपरेशनल रिसर्च मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स की इवेलुएट कर रहे हैं ताकि उनके सॉल्यूशन ला पाएँ और वो बिजनेस में अप्लाई हो पाएँ. ठीक है, तो हम एक बार बोल रहे हैं क्या होता है ऑपरेशनल रिसर्च? द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री. चाहे बिजनेस ले लीजिए चाहे इंडस्ट्री ले लीजिए. ठीक है, अब आते हैं स्कोप पे. अगर हम आपको पुराने ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ओरिजिन देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. ओके, तो अब स्कोप तक पहुंचने के लिए हमको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है. तो हमको पता चलेगा अच्छा हम उसमें कितना डीप अंदर जाके तो हम उसके एरिया के बारे में पता कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला है जजमेंट फेज, फिर रिसर्च फेज, फिर एक्शन फेज. जजमेंट फेज क्या होता है कि सबसे पहले हम जज करेंगे, एक्चुअली में सिस्टमैटिक साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम का, एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, सिस्टमैटिक देख लिया. फिर रिसर्च फेज करेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, मतलब एक्शन फेज पे आएंगे. तो मीनिंग भी बन गई और स्कोप भी आ गया. तो जजमेंट फेज का सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन. हमको कौन सा ऑपरेशन मतलब किस एरिया में प्रॉब्लम को ढूंढना है ना, वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन. फिर उसके बाद इस्टेब्लिश कर लेंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ना कि हमको क्यों बनाना है, क्यों के सारे आंसर ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाएंगे. फिर डिटरमाइनिंग द सुइटेबल मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस. कौन कौन से मेजर लें जिससे हमको और इफेक्टिव प्रॉब्लम का पता चले, इफेक्टिवली पता चल जाए कि नहीं यही ही प्रॉब्लम है. फिर फॉर्मुलेशन ऑफ दी प्रॉब्लम. फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को फाइनली बना लेंगे. अब देखिए हम स्टोरी सुनाते कैसे होगा. जैसे हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री है. ठीक है, 100 आउटपुट्स आ रहे हैं, मतलब जो मशीन है वो 1000 आउटपुट देने वाली है लेकिन वो 900 आउटपुट दे रही है. तो हमें पता धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, क्योंकि उसको जब 1000 आउटपुट देने चाहिए तो वो मतलब 900 आउटपुट कैसे दे रही है. तो डिटरमाइन करेंगे हम ऑपरेशन. अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. तो हमको पता चला जैसे मशीन. फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, फिर ये देखेंगे कि सुटेबल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, और क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उस मशीन में प्रॉब्लम आने की वजह से. ठीक है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. फिर हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी कि ये मशीन जो 1000 आउटपुट दे रही है, मतलब जो जिसको 1000 आउटपुट देना चाहिए वो 900 आउटपुट्स दे रही है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम आ रही है. अब करेंगे रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च में क्या करेंगे कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली में जो हम जो हम ऑब्जर्व करें वो रियल है कि नहीं. ठीक है, फिर ऑब्जर्व कर लिया और डाटा कलेक्ट कर लिया. ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फिर फॉर्मुलेट कर देंगे हम लोग, क्या फॉर्मुलेट कर देंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर देंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये इसकी जगह दूसरी कोई पॉइंट आ जाता है, हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनरी सिचुएशन. ठीक है, अगर ये ठीक हो जाती है या ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो इसके क्या इम्प्लीकेशन आएंगे. रिसर्च करना पड़ेगा ना, रिसर्च करेंगे. फिर हम नया मॉडल बना लेंगे कि अगर 1000 यूनिट वाली 900 आउटपुट दे रही है, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नई नई मशीन मिल जाएगी. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हम ये जानेंगे अच्छा सपोज करो ये नई मशीनरी आ गई, तो फिर उसका मॉडल बनाएंगे कि ये इस तरह की मशीनरी होगी. फिर उन अवेलेबल डाटा से हमको क्या पता चलेगा कि वेरीफाई करेंगे. फिर हम डाटा निकालेंगे कि इसको अगर सपोज करो कि ये अगर प्रोडक्शन करने लग जाती है तो 1000 यूनिट की जगह 1100 यूनिट बन के आ रही है, तो इससे मेरे को इतना प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. अब वेरीफाई करेंगे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसका, अगर वो ट्रू हो जाती है, नई मशीनरी सच में काम करती है, तो उसको हम जनरलाइज कर देंगे. रिजल्ट क्या हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा. और वेरियस अल्टरनेटिव मेथड भी उसके क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे. अब आता है एक्शन फेज. एक्शन फेज में क्या हो जाता है, जब 2 हमारे फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं ना, तब हम लोग को सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाता है. वंस वी गेट सॉल्यूशन, जो पर्सन है जिसने प्रॉब्लम को सजेस्ट करा होगा, ठीक है, द पर्सन हु हैज सजेस्टेड द प्रॉब्लम, वो क्या करेगा, उसको तो कंसीडर करेगा. और डिसीजन लेने के बाद
अब फाइनली तो ऑपरेशन रिसर्च हमने कर लिया, डिसीजन लेने के बाद वो टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा और बोलेगा कि सर इस मशीनरी को हम लोग क्यों खरीदेंगे, ये साइंटिफिक वे में जाके उनको समझाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ हमें न्यू मशीनरी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले होगा एक्शन, जजमेंट फेज, रिसर्च और एक्शन। अब जैसे जज है वो क्या करता है, पहले जज करता है, फिर रिसर्च करता है ना, रिसर्च मतलब कोर्ट में पेश करे जाते हैं उसके जो भी एविडेंस होता है, फिर एक्शन लेता है। तो लर्न करने के लिए हम बता रहे हैं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। जजमेंट फेज, रिसर्च फेज एंड एक्शन फेज, इतना तो सब कुछ हो गया। अब ये आता है कि ने एरियाज़ कौन कौन से होते हैं जहाँ पे टेक्निक को यूटिलाइज करा जा सकता है, ठीक है। एरियाज़ और ओआर, मतलब ओआर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स, ठीक है। एरियाज़ जिनकी में आपका क्या हो पाता है कि ऐसी एरियाज़ जहाँ पे रिसर्च ऑपरेशन की टेक्निक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारी हैं, एक एक करके अंदर की हेडिंग कवर करेंगे। पहले हम टॉपिक जान लेते हैं। देखो फाइनेंस इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप खुद समझ जाओ कि ये इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, ये फाइनेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये आपका मैथ्स में भी आता है, ये कंप्यूटर साइंस में भी आता है, ये हर फील्ड का है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है फाइनेंस में, दूसरा है हमारा मार्केटिंग में। देखो फाइनेंस एक एरिया हो गया, एक मार्केटिंग हो गया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अकाउंट्स में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करें या उसको रखने की फैसिलिटी की प्लानिंग करें, चाहे हम मैन्युफैक्चर करें, सब में मेंटेनेंस करें, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, सब में। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेंस में कौन कौन सा होता है। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी देनी है तो कितना डिविडेंड देना है, कैसे देना है, तो इसका सबका सिस्टमैटिक है, सब में यही प्रोसेस आएगा कि सिस्टमैटिक जजमेंट फेज होगा, रिसर्च फेज होगा, फिर एक्शन फेज होगा, ठीक है। तो फाइनेंस में कहाँ का डिविडेंड पॉलिसी आ गई, इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने आपको देखो वो बताया था ना एग्जांपल, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक हमारा है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कि किसी लैंड में इन्वेस्ट करें, तो कहाँ कहाँ पहले हम सारे को जजमेंट फेस में लाएंगे, कि प्रॉब्लम जानेंगे कि यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, ठीक है। लॉन्ग रेंज कैपिटल नीड, अगर लॉन्ग टर्म की कैपिटल हमको चाहिए तो भी हमको जज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ना हर जगह यूज़ हो रहा है, इसीलिए सारे एरियाज दिए गए हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडल ऐसे ही हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो मतलब कितना कैश का इनकमिंग हो रहा है या कितनी आउट गोइंग हुई है, उसको भी एनालाइज करने के लिए, या कैश को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश के लिए। कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल को लगाने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज़ माय फेवरेट टॉपिक, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट मिक्स, एडवर्टाइजमेंट मिक्स का एग्जांपल हम बताते हैं। देखिए जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ठीक, तो उसको ये सारे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि हमको कहाँ डिजिटल एडवर्टाइज करना है, कहाँ कमर्शियल एडवर्टाइज करना है, कहाँ पीआर करना है, सब उसको पता होना चाहिए ना। तो एडवर्टाइजमेंट मिक्स में अगर कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है नया प्रोडक्ट, तो आजकल आप देख रहे हो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। अब कैसे दिया जाने लगा, पहले रिसर्च करा गया, फिर उसको एक्शन लिया गया, ठीक है, पहले जज करा गया कि नहीं इस एरिया में ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कॉस्मेटिक है तो उसको इन्फ्लुएंसर द्वारा ज़्यादा प्रेस कर जाए, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव है तो उसको न्यूज़ चैनल पे पहले डाला जाए, ठीक है। तो किसी इंट्रोडक्शन ऑन न्यू प्रेस, कोई सेल करनी है तभी भी, ठीक है। पैकेजिंग में भी सी द स्कोप ऑफ इट, मतलब पैकेजिंग में भी आपको ये सारे प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं कोई भी बॉडी बॉडी केयर के प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसका स्क्रब भी आता है, लिप केयर भी आता है, ठीक है, और बॉडी का भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो कौन से ऑप्टिमम प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स करके पैकेज बनाए कि उसकी सेल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, गोडाउन और वेयर हाउस, कहाँ हमको गोडाउन में रखना है या वेयर हाउस में रखना है, उसका प्रोडक्ट सेलेक्शन, टाइमिंग, कॉम्पिटिटिव एक्शन, कब कौन सा कॉम्पिटिटिव एक्शन लेना है।
और किसके लिए सोचिए, मार्केटिंग में कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल्समैन, कितने हमको सेल्समैन रखने हैं, कितनी लेवल पे कॉल करनी है, कितना टाइम स्पेंड करना है फ्यूचर कस्टमर के संग। फ्यूचर कस्टमर कौन हो गए कि जो पोटेंशियल बायर होते हैं, कि मुझे पता है कि आज हम इन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमको प्रोडक्ट खरीद लेंगे। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फाइंडिंग कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा जाए, किस एरिया में इंटरेस्टेड है, मतलब कौन सा, जैसे बॉडी केयर का आप एग्जांपल ले लो, तो आपको स्क्रब बनाया जाए कि क्या बनाया जाए, तो ये सब कैसे डिसाइड होगा, वो सेलेक्ट करके, ठीक है। फिक्सिंग द R&D बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट फिक्स करके, कंट्रोल, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड अल्टरनेटिव डिज़ाइन। फिर अकाउंटेबिलिटी आ गया। अकाउंटेबिलिटी में क्या आ जाए, ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए। और इसके बाद हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि अनलोडिंग ऑफ ये फैसिलिटी प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट शेड्यूलिंग, कि कहाँ पे कितना ट्रांसपोर्ट जाना है, किस व्हीकल से सामान जाना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट शेड्यूलिंग आ गई। माइनिंग, वेस्टेज, स्क्रैप, लॉसेस, इसको कहाँ आपको सेटल डाउन करवाना है, प्रोडक्ट को शेड्यूल कहाँ करवाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ स्टेबलाइज होना चाहिए। मिनिमम इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री होती है जो प्रोसेस में होनी चाहिए, बाकी कितनी इन्वेंट्री है जो फिनिश्ड गुड में होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट पहले आएगा, फिर कौन सा प्रोडक्शन दूसरा आएगा, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होता है ना वो। फिर मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना कि पहले कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करना है, फिर कौन सा प्रोजेक्ट करना है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उनको प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कैसे करना है। फिर उनमें रिसोर्सेज कैसे लगानी है। मान लो आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक घर वाल, एक तो आपका प्लांट का प्रोजेक्ट है, एक होम प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्लांट ऐसे बना देते हैं छोटा सा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करने पड़ेंगे ना रिसोर्सेज। मेंटेनेंस पॉलिसी, इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, ये मेंटेनेंस पॉलिसी को देखने के लिए। करेक्टिव मेंटेनेंस, सही से मेंटेन होने वाली, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्रू साइज, इसमें कितने लोग आ जाएंगे, इसमें कितने लोग आ जाएंगे, ये भी मेंटेन करना है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए मतलब किसी को आपको रिक्रूट करना है तब। राइट ब्लेंड ऑफ एज एंड स्किल, अब देखिए अगर टॉप लेवल की बात करी जाए और बॉटम लेवल की बात करी जाए या मिडिल या लोअर लेवल की, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस में स्किल की ज़रूरत ज़्यादा है, किस में एज की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर यंग लोग लेंगे तो टॉप और मिडिल, लोअर और मिडिल में लेंगे, और हाईली स्किल्ड को लेंगे तो टॉप लेवल पे की मेजर पॉलिसी डिसीजंस आते हैं। तो राइट ब्लेंड पता होना चाहिए। मिनिमम द नीड ऑफ अ टेम्परेरी हेल्प थ्रू बेटर शेड्यूलिंग, अब क्या कर सकते हैं, अगर हम बेटर शेड्यूल करेंगे तो मुझे टेम्परेरी लोगों की जो हेल्प लेनी पड़ती है वो सबसे कम लेनी पड़ेगी, ठीक है। असाइनिंग द राइट जॉब टू द राइट मैन, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनल मैनेजमेंट का, सही बंदे को सही क्या प्रोवाइड करना, क्या नाम है, जॉब पोजीशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सेलेक्टिंग द स्किल्ड पर्सनल एज लोअर कॉस्ट एज पॉसिबल, कम से कम पे सेलेक्ट करना। परचेज मैनेजमेंट, परचेज, ओ ये तो वेरी इजी किडिश थिंग, मतलब कब परचेज करनी है, कौन सी बिडिंग पॉलिसी, मतलब अगर आपका सामान बिड, ऐसा होता है ना कि बिडिंग लगानी पड़ती है कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या कोई सामान को परचेज करने के लिए बिड लगानी पड़ती है कि हम इतने में खरीदेंगे, तो वो पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। नया सप्लायर ढूंढने के लिए, टर्म एंड कंडीशन पहचानने के लिए, क्वान्टिटीज़ परचेज करने के लिए, प्राइस परचेज करने के लिए, प्राइस मतलब प्राइसेस ऑफ परचेज को डिसाइड करने के लिए, सर्चिंग फॉर अ न्यू सप्लायर और रिसोर्सेज, कोई नया सप्लायर और नया रिसोर्सेज को पता लगाने के लिए। तो हमारे पास हो गई कितनी, ये 5, 6 और 7 हमारे पास एरियाज है जहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। फिर है मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी मतलब प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग थिंग्स, हम किस प्रोसेस में उस मतलब जो स्कोप है इसको किस प्रोसेस में हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो ऑपरेशनल रिसर्च है, मतलब सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस है या इवेलुएट प्रॉब्लम को एनालाइज करने का, ठीक है, बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए वो मतलब पता चल सके। फिर मेथडोलॉजी आ गई। मेथडोलॉजी क्या होता है, देखो बहुत जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, अब हम उसको रैंडम तो नहीं सॉल्व कर सकते ना कि पहले ये कर लिया, पहले वो कर लिया, फिर ये कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी फॉर ऑपरेशनल रिसर्च।
that I will tell you in next video. Say bye.